जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे बायोलॉजी का एक बेहतरीन टॉपिक श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र बायोलॉजी का इससे पहले का एक बाय वन टॉपिक बाय टॉपिक सारा वीडियो बन चुका है। आपको सारी जानकारी बारीकी से तोड़ तोड़ करके दिया जा चुका है। आप अच्छी से जाकर वहां पर कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र मतलब जिन जिन अंगों से हम सांस लेते हैं, जिन जिन अंगों से हवाएं हमारे शरीर तक पहुंचती है और वह शरीर में जाकर के कोशिका में पहुंच करके माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऊर्जा बनाती है, जिस ऊर्जा की वजह से हम लोग चलते फिरते हैं और अपनी दिनचर्या का काम करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है यानी श्वसन तंत्र, उसके अंग सबसे पहले हम अंग जानते हैं। स्टार्ट करते हैं बेस से, एकदम पूरे शुरुआत करते हैं। तो श्वसन तंत्र क्या होता है? शरीर के जिन जिन अंगों से गुजरती है हवा श्वसन, उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग। तो हम पहले श्वसन अंग यानी कि श्वसन मार्ग का अंग कौन कौन सा है उसे जान लेते हैं। श्वसन अंग कौन कौन सा है, श्वसन मार्ग कहां कहां से जाती है हवाएं, उस मार्ग को पता करते हैं। ठीक है ना, पूरा ध्यान लेते हैं। पहला का देखो कि नाक से जाता है। पहला नाक से जाता है। इसमें छिद्र है, नासिका छिद्र या नासिका कपाट। क्या बोलेंगे? नासिका छिद्र, नासिका कपाट, नासिका छिद्र, नासिका कपाट। पहले का नासिका छिद्र यानी कि नासिका मार्ग है, पहले यहां से जाती है। इसको ये ऊपर वाला भाग को कपाट कहते हैं। तो नासिका छिद्र, नासिका कपाट, एक नाक वाला हो गया, नाक का मार्ग। ठीक है। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, अंदर में बाल होती है और उसमें चिपचिपा पदार्थ रहता है, जिसे आप सुबह में ऐसे ऐसे निकाल कर ऐसे फेंक देते हो। सर्दी में तो बहुत ज्यादा निकलती है ना। तो ये इस क्या होता है, इसमें एक अंदर में परत झिल्ली होती है, गिला झिल्ली होती है, गिला सा झिल्ली। उस गिला झिल्ली को कहते हैं, चिपचिपा झिल्ली को हम क्या कहते हैं? म्यूकस कला कहते हैं। म्यूकस कला या म्यूकस झिल्ली, कला को ही क्या कहा जाता है? झिल्ली। म्यूकस झिल्ली कहाँ पाया जाता है? नाक के अंदर भीतर वाले पार्ट में, दीवार में। नाक के भीतरी दीवार में क्या पाया जाता है? म्यूकस कला या म्यूकस झिल्ली। ये कैसी होती है? चिपचिपा होती है। जितने धूल कण होते हैं, जितने इसमें बैक्टीरिया रोक पाता है, उतना को रोक करके इसमें चिपचिपा हो जाता है। फिर आप उसको निकाल लेते हैं बाहर में, ऐसे नाक देख रहे हैं ऐसे करके निकाल लेते हैं। क्या? तो ये चिपचिपा पदार्थ अंदर में वो कीड़ा मकोड़ा जो छोटी छोटी कीटाणु है या धूलकण है उसको चिपका लेता है। ठीक है। और इस तरह से हवा को वो शुद्ध करने की कोशिश करती है। यहीं से शुद्धिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कंप्लीट शुद्ध दूसरी होती है। और बाल होती है, धूलकण को चिपका लेता है। इसके बाद मुख गुहा, या आप क्या दोस्तों, जब नाक जाम हो जाता है तो इमरजेंसी मुंह से सांस ले लेते हो कि नहीं? तो सांस लेने का ये भी तो अंग है ना। तो मुख गुहा यह भी हमारे अंग है, लेकिन इसमें बाल नहीं है, इसीलिए ये धूलकण को नहीं रोक पाता है। तो हम इसे सांस लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि धूलकण को रोकेगा नहीं। तो हम लोग जो धूलकण को रोकता है वो उसे नाक है। ये तो खाने का भी बात है। तो इसीलिए हम हालांकि सांस तो ले सकते हैं ना, ध्यान रखना। तो इसमें बाल नहीं है, इसीलिए इसे हम सांस नहीं लेते हैं, हालांकि ले सकते हैं आप इमरजेंसी में। फेरिंग्स, इसके बाद ये दोनों जहां मिलती है वहां पर फेरिंग्स ज्वाइंट स्थान पर मुख का मार्ग और नाक का मार्ग जहां मिलती है ऊपर में, वो फेरिंग्स स्थान है। फेरिंग्स, इसको ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी। उसके जस्ट नीचे लैरिंग्स है। लैरिंग्स ये गर्दन में होती है। पाचन तंत्र में भी पड़ा है, गर्दन में होती है। यह पुरुष में बड़ा होता है और महिला में छोटी होती है। आप देखना, छोटी सी बांसुरी रहेगा ना, वो ज्यादा पतला आवाज देता, और बड़ी बांसुरी आवाज मोटा देता है। उसी तरह से महिला में ये छोटी होती है तो उसकी आवाज पतला होता है। फिजिक्स में इसी को पढ़ेंगे, तारत्व। क्या पढ़ेंगे? पिच तारत्व। तो महिला में तारत्व जो है ना ज्यादा होता है। ज्यादा किसी हो गया तो पतली थी, छोटा था। अब देखते हो एक छोटा सा छिद्र रहता है और उसको आप प्रेशर बनाते हो तो दूर तक पानी जाता है, और बड़ा सा होल बना देते हो तो दूर तक पानी नहीं जाता है। वही छोटा सा होता है महिला में। ठीक है। हाँ, और पुरुष में ज्यादा होता है, बड़ा होता है। पुरुष में लैरिंग्स बड़ा होता है जबकि महिला में छोटा होता है। ठीक है। इसीलिए उसमें आवाज पतली निकलती है, महिला वाली में, ध्यान रखना, उल्टा है ना। लैरिंग्स, इसको स्वरयंत्र कहते हैं। पक्षियों में लैरिंग्स नहीं पाया जाता है, सैरिंग्स पाया जाता है, इसीलिए उनकी आवाज उतनी प्यारी और सुरीली नहीं होती है। तरह तरह की वो आवाज नहीं निकाल सकता, लेकिन मानव तरह तरह का आवाज निकाल सकता है, क्योंकि उसमें लैरिंग्स पाया जाता है जो कई तरह की आवाज निकालती है। स्वरयंत्र मेल में बड़ा होता है, फीमेल में छोटा होता है। एपिग्लूटिक्स, एपिग्लूटिक्स जो है एक फाटक का काम करता है, जो कहाँ होता है ना दोस्तों, जब यहाँ से आती है आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, नीचे में दो भाग में बट जाती है। एक श्वास नली की ओर, श्वास नली, और एक बढ़ जाती है ग्रास नली। ग्रास नली एक दिशा खाना जाती है, एक दिशा सांस जाती है। इस सांस पर एक फाटक जरूरी है कि ना दोस्तों? कौन किधर जाएगा आप ही बताओ। जब ट्रेन वाला रास्ता और जब आपका
गाड़ी घोड़ा का रास्ता मिल जाती है तो वहाँ पर फाटक लगती है कि नहीं, वैसे ही यहाँ पर, ताकि आप टकरा ना जाओ। वैसे ही अगर ये फाटक अगर भोजन जा रही है तो किधर लगना जरूरी है, तो सांस नली पर, सांस नली पर अटक जाएगा ताकि भोजन किधर चल जाए, ग्रास नली में। देखो कितना अच्छा से सिस्टम बनाया है भगवान, इतनी अच्छे से शरीर को सजाया है, बनाया है, थैंक्स कहिए उन्हें, है कि नहीं। अगर सांस लेना है तो ये एपिग्लोटिस किधर रहेगा, ग्रास नली पर, ताकि सांस किधर जाए, आपके ट्रैकिया में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नीचे इस वाले में जाए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। हाँ, लेकिन कभी कभी हम लोग इसको कंट्रोल क्या करता है, एपिग्लोटिक्स को ब्रेन कंट्रोल करता है, और कभी कभी हम लोग ना ब्रेन को किसी दूसरे सोच में पड़ा देते हैं, किसी को याद करने लगते हैं, जाने वो कहाँ होगा, न जाने कहीं क्या कर रहा होगा, वो सोचने लगते हैं उसके बारे में। कभी कोई झगड़ा, कोई बात बोला होगा, उससे टेंशन लेंगे, पंगा लेंगे, इधर खा भी रहे हैं, अरे यार खाते वक्त में इतना सोच रहे हो तुम, दिमाग कहाँ है, उससे झगड़ा करने, उसको बदला लेने के बारे में सोच रहा है? वो छोड़ के चलेगी, उसको नहीं छोड़ूंगा ना, वो हम मेरा होगा तो मैं उसका भी नहीं होने दूंगा, टाक मगधीरा मूवी में देखा ना, है वैसे तो नहीं करना। तो ये जो है, आप तो सोच में पड़ने से एपिग्लोटिक्स कंफ्यूज कर जाता है, अरे किधर जाना है मुझे बताओ, और खाना खा रहे हो, इसको समझ में नहीं आया और ये बीचे में रह गया, तो 2-4 भात का दाना किधर चला जाएगा, श्वास नली में। किधर चला जाएगा भात का दाना, श्वास नली में। और बताइए भात इधर चला जाएगा तो फिर दिक्कत न हो जाएगी, वो तो हवा का रास्ता था, तो किधर गए, रोमिंग एरिया हो गया यार, ऐसे कैसे। किसी दूसरे मोहल्ले में कुत्ता चला जाता है तो झगड़ा हो जाता है, ये तो कभी इसका मोहल्ला था ही नहीं भात का, इधर आ गया सांस नली में, बहुत दिक्कत, खांसी स्टार्ट होता है, नीचे से सब लोग जोर लगा के हई के, जोर लगा के हई के, ऐसे ऐसे करेगा, जोर लगा के हई के, जोर लगा के हई के, तो पूरा ऐसे खांसी होगा, फिर निकल जाएगा। ये तो हम पहले भी बता चुके थे आपको, है कि नहीं, ध्यान रखना पूरा बात ऐसे। अब देखो, तो इसमें सांस जाने का रास्ता है, सांस जाएगा, तो नीचे में सी जैसा आकार का है, सी जैसे आकार का है, सी, ताकि पचक न जाए, सिकुड़ न जाए, तो सी के आकार का है, इसी को ट्रैकिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया से सांस कौन लेता है, तो कीड़े मकोड़े जितने होते हैं उसे ट्रैकिया से सांस लेते हैं। फुर्सत ने बनाया हम लोगों को, रब ने बनाया फुर्सत से, कीड़े मकोड़े को कौन से फुर्सत से बनाया, ये ट्रैकिया से सांस ले रहा है, बताओ यार, उसी सांस ले रहा है। मछली किससे सांस ले रहा है, गल्फर से, क्लोन से सांस ले रहा है, गल्फर से सांस ले रहा है वो, है कि नहीं। हम लोग फेफड़ा से सांस लेते हैं, हम लोग इसके आगे भी अंग भगवान दिया है हमको, हम इस फेफड़ा से सांस लेते हैं। देखो ये लोग क्या है, सिर्फ ट्रैकिया से सांस ले रहा है, सिर्फ ट्रैकिया से। कीड़े मकोड़े किससे सांस ले रहा है, ट्रैकिया से, ट्रैकिया से। उसमें भगवान थोड़ा ही अंग दिया है कि नहीं। जिस उसी तरह से आप इसके बारे में जानते होंगे, मेढक के बारे में। मेढक जब छोटा बच्चा रहता है, जन्म लेता है, टेडपोल रहता है, वो पानी में तैरता रहता है, पानी में जन्म होता है बच्चे के, मेढक के बच्चे के, तो मछली की तरह व्यवहार करता है, तो किससे सांस लेगा, गल्फर से। मछली का मेढक का बच्चा किससे सांस लेगा, गल्फर से, किससे, गल्फर से। वही मेढक जब बाहर आ जाता है तो मानव की तरफ फेफड़ा से सांस लेता है, और वही मेढक जब चला जाएगा कहाँ पे, भूमि में निष्क्रिय हो जाएगा, कुछ दिन के लिए होता है कि मेढक सब अपना जगह धर लेता है, मिट्टी में दफन हो जाता है, तब वो स्किन से लेता है, स्किन से सांसें लेती है। तो इस तरह से सांस लेने का अलग अलग मार्ग हो सकता है, इसमें नो डाउट। लेकिन मानव किससे लेती है, फेफड़ा से सांस, याद रखना, फेफड़ा से सांस लेती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान देना। ये ट्रैकिया है दोस्तों, क्या है, ट्रैकिया। क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया, इसमें ट्रैकिया में क्या लगा रहता है, सी आकार की कार्टिलेज लगा रहता है, ये हड्डी से कमजोर होती है, वो पचकने से रुकता है, कार्टिलेज लगा रहता है किसमें, फेफड़ा में, वो क्या है, सी आकार की, ठीक है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, कार्टिलेज, हाँ ट्रैकिया पर आ गए। ट्रैकिया के बाद देखो सी आकार का लगा रहता है, ये सी आकार की है, और ये कार्टिलेज सिकुड़ने से रोकता है, सिकुड़ने से रोकता है। इसके बाद है फेफड़ा चालू हो जाता है, हमारा फेफड़ा। फेफड़ा में ये बड़ा सा जो ऐसे लकीर है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। 2 भाग में बट जाना क्या कहलाता है, ब्रोंकाई। फिर ये कई भागों में बट जाता है, उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूलिस। 2 भाग में बटना ब्रोंकाई, कई भागों में बटना ब्रोंक्यूलिस, कई भागों में बटना ब्रोंक्यूलिस, कई भागों में, कई शाखाओं में बटना ब्रोंक्यूलिस। फिर ये जो आपका फेफड़ा है, वे ये पूरे सेट को फेफड़ा कहते हैं, पूरे सेटे को क्या कहते हैं, अंगूर के गुच्छे जैसे लग रहा है, उसके सेट को फेफड़ा कहते हैं। लेकिन अभी रुको, ये अंगूर के गुच्छे को क्या कहेंगे, अंगूर के गुच्छे को हम कहते हैं एल्वियोली। क्या कहते हैं, एल्वियोली। नहीं लिखा मैंने, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्वियोली क्या कहेंगे, एल्वियोली, यानी कि वायु कोष्ठक। क्या कहेंगे,
वायु कोष्ठक या एल्वियोली, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो देखो इसके अंग में, इसके बाद ये क्या था, ये दो भाग में बंटना ब्रोंकाई, फिर कई भागों में बंटना ब्रोंक्योलिस, और तब अंगूर के गुच्छे जैसा क्या कहलाएगा, अंगूर के गुच्छे जैसा बोलो, अंगूर के गुच्छे कुपिका, कुपिका एल्वियोली या वायु कोष्ठक, जहां वायु ठहर जाती है आकर के उसको वायु कोष्ठक। ये वायु का रेस्ट रूम है। मान लो कि कोई गेस्ट आता है तो नहीं बोलते हैं ये आप गेस्ट रूम है, वैसे इतना दूर से हवा आता है नाक दने है कि नाक के बाद जो है से यहाँ पर इस होते हुए फेरिंक्स लैरिंक्स से होते हुए ट्रैकिया से होते हुए एल्वियोली ब्रोंकाई ब्रोंक्योलिस और एल्वियोली यहाँ तक आया है। तो इसको आराम दोगे ना तो ये आराम करता है कहाँ पे, अंगूर के गुच्छे में, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बताइए, वायु कोष्ठक। यहाँ आराम कर रहा है। यहीं पे क्या होता है वायु कोष्ठक, यहाँ तक बाहर से आता है, यहाँ तक, यहाँ से सांसें आई है तो यहाँ तक के आना को बाह्य श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन का अंग कौन कौन हो गया, नाक, नाक से जैसे जैसे जाएंगे फेरिंग्स लैरिंग्स और इसके बाद ट्रैकिया और तब ब्रोंकाई ब्रोंक्योलिस और एल्वियोली, ये तक बाह्य श्वसन है, यहाँ से खत्म हो जाती है। बाह्य श्वसन का अंतिम अंग कौन सा है, ये अंगूर के गुच्छे जैसा वायु कोष्ठक। ठीक है, ये बाह्य श्वसन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आया कितना हवा था, तुम ही बताओ कितना हवा आया था, तो इसमें कई सारे हवाएं आए थे, कई सारे हवाएं थे। देखो श्वास का आना जाना ही क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, श्वास का आना जाना क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। ये दो तरह का, लेना को कहते हैं निश्वसन, छोड़ना को कहते हैं निःश्वसन, निःश्वसन और निःश्वसन। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इन मतलब होता है अंदर और एक्स मतलब होता है बाहर, एक्सहेलेशन। देखो जब हम लिए थे तो नाइट्रोजन 78% लिए थे, ऑक्सीजन 20.9 यानी 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, लेकिन छोड़े तो नाइट्रोजन उतना ही था, नाइट्रोजन 78, लेकिन ऑक्सीजन घट गया 17% यानी 4% के ले लिया। ये यहाँ पर जो आया था 4%, इस 21%, उसमें 4% ले लिया, के ले लिया। अभी बात आने की, आंतरिक श्वसन यहीं से शुरू होता है और हीमोग्लोबिन यानी ब्लड में मिल गया, ब्लड में मिल गया। 4% ऑक्सीजन कहाँ मिल गया, ब्लड में, ठीक है। और कितना घूम के ऑक्सीजन चला गया, 17%। खर्च कितना हुआ, 4%, 17% फिर हवा में चली गई। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 3 था, कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ गया, 4% हो गया। बताइए, तो हम बोलते हैं आपके घर में खाना बनता है तो धुआं धुकुर होता है कि नहीं, इसी तरह से हमारे पूरे शरीर कोशिका से बना है और हर कोशिका में खाना बनता है मिटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के अंदर क्या है, मिटोकॉन्ड्रिया, उसमें खाना बनती है, हर कोशिका में खाना बनती है। तो हर कोशिका में क्या होगा आप बताओ, धुआं धुकुर होगा कि नहीं, धुआं धुकुर, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उस सब आ जाता है शरीर की, पूरे शरीर से निचोड़ कर फेफड़ा में आता है। तो कनी कनी मिसिया कार्बन डाइऑक्साइड सब जगह से खोल के ला करके आप फेफड़ा में रख देते हैं। और जब हम छोड़ते हैं सांस तो पूरा फेफड़ा वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, फेफड़ा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। इसीलिए लेते हैं तो ठंडी हवा और छोड़ते हैं तब गर्म रहता है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। कितना बढ़ गई, 4%। ठीक है, लिए थे कितना, ये बहुत कम, देखो ना 4% हो गया, क्योंकि पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, गर्म, इसीलिए कैसा लगता है, छोटे बच्चों गर्म। ठंडी के दिन में आप ना कमर ओढ़ के सोते हैं तो खूब गर्म लगता है, गर्म खूब लगता है। ठीक है, CO2 यहाँ तक हो गया, निःश्वसन। अब ये देखो कि ये आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन कंप्लीट करता हो गया। श्वसन क्या तरह का, 3 तरह का, बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन कंप्लीट हो गया, सांस आई यहाँ गुच्छा तक, बाह्य श्वसन कंप्लीट। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना, इसके अंग में फेफड़ा तक आप पहुंच गए थे। फेफड़ा क्या कहते हैं, ये अंगूर वाले गुच्छारी अंदर में रहता है ना, अंगूर के गुच्छारी, इसी गुच्छा के सेट को क्या कहते हैं, फेफड़ा। क्या कहते हैं, फेफड़ा। अब फेफड़ा को रक्षा करता है जो हड्डी, उसको पसली कहते हैं। क्या कहते हैं, पसली। फेफड़ा को रक्षा करने वाला हड्डी पसली। अब यहाँ देखो, इस फेफड़ा में जो इधर का दाईं ओर वाला फेफड़ा है ये बड़ा साइज का है और इधर बाईं ओर वाला फेफड़ा छोटा साइज का है। तो छोटे साइज में 2 लोब्स है, 2 भाग में बटा हुआ है, 2 रूम बना है। तो 2 रूम को क्या कहेंगे, 2 लोब्स। ठीक है, अपना भाषा में
इस साइड की फेफड़ा, बाईं ओर की फेफड़ा में दुगो रूम है, दुगो कमरा है, यानी दो लोब्स। इधर वाले में 3 भाग में बटा है, यानी 3 लोब्स, 3 कमरा, ठीक है, 3 कमरा। तो दाई वाले में कितना है, 3 कमरा, तो दाई वाला बड़ा होगा। दाई वाला देखो 1 2 3, इसमें सिर्फ 2, इसमें सिर्फ 2, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके अंदर में आंगुर का गुच्छा बना हुआ है। तो आप समझ गए, ये फेफड़ा था। फेफड़ा में कौन सा बड़ा हुआ, तो दाईं ओर वाला बड़ा हुआ, राइट चेम्बर्स बड़ा हुआ, 3 लोब्स है, और लेफ्ट वाला में 2 है। चेम्बर क्या करती है, इस तरह का चेम्बर ये धकेलने का काम करती है। जब चेम्बर ऊपर उठती है तो जगह कम हो जाता है फेफड़ा में। ऐसे चेम्बर उठेगा ना तो जगह कम हो जाएगा, तो सांस बाहर की ओर आ जाएगा। और जब चेम्बर नीचे दबेगा तो करीब जगह फैल जाएगा, जगह फेफड़ा में फैल जाएगा, तो सांस अंदर आएगी, समझे। तो सांस को बाहर धकेलने और अंदर खींचने का काम क्या करता है, चेम्बर। अगर चेम्बर नहीं रहेगा तो इंसान गड़बड़ा जाएगा, सांस ही नहीं ले पाएगा। यही होता था जब एक्सीडेंट करता है कोई, क्या करता है, एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट में ये चेम्बर टूट जाता है, सांस लेना बंद हो जाएगा, तो ऑन स्पॉट मर्डर हो जाता है। क्या टूट जाता है, चेम्बर। सांस लेने, जब गाड़ी में एक्सीडेंट होता है भयानक, तो क्या टूट जाता है, चेम्बर। और कहता है न खून गिरा, न ही एक रत्ती का कोई एक रत्ती छटपटाया, सोझे इंसान मर गया। तो हो सकता है इस मोड़ पर कोई भूत रहता हो, कोई प्रेत रहता हो, ऐसा गांव घर में अफवाह उड़ा देता है लोग। लेकिन दोस्तों कोई भूत प्रेत बात की बात है, पहले उसका चेम्बर टूट गया। पहले समझा कारण क्या है, चेम्बर टूट गया और ऑन स्पॉट मर्डर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सांस ले नहीं पाएगा। और सांस के बिना आप कितना देर जीते हो, एक मिनट भी नहीं, खत्म। तो वो चेम्बर जब ऊपर उठेगी तो हवा क्या होगा, बाहर जाएगा। जब चेम्बर नीचे जाएगी तो धड़कन में थोड़ी फेफड़ा में जगह बनेगा, फेफड़ा फैलेगा तो उसमें हवा अंदर आएगा। ये भी समझ गया, चेम्बर डायफ्राम, इंग्लिश में डायफ्राम। आपने अंग समझा, ठीक है। अब आपको बाह्य श्वसन कंप्लीट कहाँ हो जाता है, नाक से होते हुए इस फेफड़ा के गुच्छा तक, अंगूर के गुच्छा तक, जिसको बोलते हैं वायु कोष्ठक। अब वायु कोष्ठक से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते हैं। बाह्य श्वसन कंप्लीट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर, ये देखो दोस्तों कि गैसों का परिवहन। अब आंतरिक उष्ण, ये जो आपका अपना फेफड़ा था, ये अपना फेफड़ा जो है ऐसे बनाए थे आपने, ऐसे फेफड़ा बनाई थी आपने। ये फेफड़ा जो बनाया हुआ है ऐसे करके आपने, ठीक है दोस्तों, ये फेफड़ा जो बनाए हुए है, इस फेफड़ा में ध्यान रखो कि यहीं पे आपके 2 नसें आई है, बड़ी बड़ी नसें। एक नस ये हुआ मान लो, और एक नस ये हुआ। ये वाला फेफड़ा तक आने वाले नसों को फुफ्फुस कहा जाएगा। नाम क्या है, फुफ्फुस। तो एक फुफ्फुस होगा, एक क्या होगा, फुफ्फुस, एक होगा फुफ्फुस, दोनों फुफ्फुस होगा नाम। और इस फुफ्फुस जो शुद्ध, जो पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है पूरे शरीर से, ठीक है। तो पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड जब हार्ट पढ़ाएंगे तो जानोगे कि पहले पूरा कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट में जमा होता। अब पूरा वो जमा होकर के, जैसे आप लोग देखो, सब लोग बाराती जाते हो तो सारे लोग पहले भागते कहाँ, बाराती के लिए हैं। पहले सब आदमी अपना अपना जगह से जाते हैं, और जब लड़की के दरवाजे से पहुंचने से पहले आप ना कोनो चौक पर रुकते हो, सबको एक साथ होकर जाते हो उसके दरवाजे पर, तब ना बाराती हुआ। के कोई 1 घंटा बाद आया, कोई 2 घंटा, कोई ब्याह के बाद आया, तो थोड़ा नहीं जाओगे ऐसे में, है, एक साथ ना जाना चाहिए। बातें नहीं पूछते हैं आप सब, है। तो फुफ्फुस, तो सुनिए, तो पूरा जो है, पूरा गंदा खून कहाँ आता है, फेफड़ा में। पूरा गंदा खून कहाँ आता है, पहले हृदय में, और तब आता है फेफड़ा में। तो हृदय से जो फेफड़ा की ओर चलता है, हृदय से चलने वाली नस को, पाइप को हम लोग कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं, धमनी। क्या कहते हैं, धमनी। हृदय से चलने वाले को क्या कहते हैं, धमनी। तो हृदय से जो आया है गंदा खून को लेकर हृदय से आया है, उसको कहेंगे धमनी। तो कौन धमनी, तो मान लो एक धमनी, फुफ्फुस धमनी हो गया। और एक धमनी जो अतः से पूरा ऑक्सीजन को लेके हृदय, सुनो ये भी बात सही है कि जब जाओगे अतः से शुद्ध ऑक्सीजन लेके तब पहले फेफड़ा तक पहुंचोगे, हैं। गंदा पूरा खून तोरा जोड़ किया फेफड़ा, अभी हृदय, और तब दिया एके बेर। आ शुद्ध होगा तो अकेले खुदरा में बेच लो, सब थोके में बेचाएगा।
पूरा आएगा पहले फेफड़ा ल कहाँ से, हृदय से। और जब हृदय ल से फेफड़ा ल से शुद्ध होगा, जब फेफड़ा शुद्ध करेगा तो एक बार पूरा भेजेगा हृदय के पास। हाँ, फेफड़ा किसके पास भेजता है? हृदय के पास। याद रखना, ई बीच में नहीं कहिएगा कि ई वाला हाथ कहेगा कि हमरा फेफड़े में दे देना शुद्ध हवा, नहीं देगा। ई फेफड़ा शुद्ध करके भेजता है हृदय के पास, याद रखना। तो मान लो जो फेफड़ा से चलेगा हृदय की ओर जाएगा उसको सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा। तो फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा, है कि नहीं? आपको जल्दी अगले चैप्टर में और डिटेल से पता होगा, तत्कालीन याद रखो, ठीक ना। क्या है कि बगल से कोई डीजे जा रहा है जिसमें जरा थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन फिर मैं जोर से बोलता हूँ, ध्यान सुनना, है कि नहीं। ये जो फेफड़ा था तो यहाँ से जो शुद्ध ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को लेके चल दिया कौन? खून, आपका रक्त लेके चल दिया, रक्त लेके आपका जो है सो ऑक्सीजन को लेके चल दिया। और रक्त में ऐसा कौन चीज है जो लेके चला? तो वो है हीमोग्लोबिन। कौन है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को यहाँ से लेके चल दिया। देखे, शादी विवाह होता है ना, तो आप देखिएगा कि सब आदमी रक्त तोड़ी के चला गया दोस्तों। अब खत्म हो गया। देखो यहाँ से सारे शुद्ध हवा को लेके हीमोग्लोबिन गया। कौन गया? हीमोग्लोबिन। तो नस में जब ऑक्सीजन जाने लगता है उसी को कहते हैं गैसों का परिवहन। क्या कहते हैं? गैसों का परिवहन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो उसको कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे? ऑक्सी। दोनों को फेंट के पढ़ो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब उधर से आ रहा है खून के साथ हीमोग्लोबिन आ रहा है लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को, घूमते समय में, बरियाती से घूमते समय में, जब पूरा खाना बन गया तो खून में आ रहा है तो हीमोग्लोबिन लेके आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसको कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दोनों से ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या मिला रहता है? ऑक्सीजन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में क्या मिला रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो दोस्तों यहाँ से ऑक्सीजन चल दिया, हीमोग्लोबिन के साथ कौन चल दिया? ऑक्सीजन चल दिया। और क्या हुआ? इसके साथ तो आया नाइट्रोजन भी आया था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या हुआ? सब वापस ठिठक निकल गया। देखते हो शादी विवाह में जब सब लोग बरियाती लेके आता है, लेकिन मरवा पर के चढ़ता है? केवल लड़का। सब आदमी भागो, सब आदमी को भगा देता है। वैसे ही आया था बराती में, सब मिल करके है आगे मरवा तक, यानी कि नस में जाएगा के हीमोग्लोबिन से घूमेगा कौन? हीमोग्लोबिन के साथ पूरा शरीर में घूमेगा कौन? केवल ऑक्सीजन। सब फेफड़ा से बाहर घूम जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड घूम जाएगा, और क्या? नाइट्रोजन सब घूम जाएगा। नाइट्रोजन का क्या काम है? बुढ़वा सबके क्या काम है? पूछो नहीं। चल भाई अंदर के जाएगा अकेले? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन लेके चल दिया, पूरे शरीर में जा रहा है। तो ये नस में जाना ही, नस में चाहे धमनी हो सिरा हो, नस में ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ जाना क्या कहलाता है? गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। एक तो ध्यान रखो, गैस का कभी एक तो सूत्र आप सब लोग जानते हो कि हवा अगर पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ा है, इसका मतलब क्या है? पूरब में ज्यादा हवा है, पश्चिम में कम है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है हमेशा हवा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक उसी तरह से यहाँ पर खून का प्रवाह, उस खून में ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन का प्रवाह इस फेफड़ा से पूरे नस की ओर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? फेफड़ा में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, उच्च दाब होगा ऑक्सीजन का, और रुधिर यानी कि खून में ऑक्सीजन कम होगी। यानी कि समझा, ऑक्सीजन यानी कि गैस का परिवहन किस सिद्धांत पे काम करता है? किस सिद्धांत पे काम करता है? दाब का अंतर है, दाब का अंतर, ठीक है। क्या दाब कहाँ ज्यादा है? सर जी फेफड़ा में दाब ज्यादा है ऑक्सीजन का, और रुधिर में कम है। रुधिर में यानी खून में कम है, तो फेफड़ा से तुरंत कहाँ पहुंच जाएगा? रुधिर में। और रुधिर से कहाँ जाना है उसको? कोशिका के पास। इसका मतलब कोशिका में तो और कम होगा ऑक्सीजन, तो रुधिर में ज्यादा है, तो रुधिर से कहाँ पहुंच जाएगा? कोशिका में। तो 2 स्टेज में गैस का परिवहन खत्म हो जाता है। पहला स्टेज क्या है गैस का परिवहन? पहला स्टेज है कि फेफड़ा से रुधिर में गया, फेफड़ा से रुधिर में गया, फेफड़ा से रुधिर में गया, और रुधिर से उत्तक में गया, रुधिर से उत्तक में गया, कोशिका में गया। ये दो चरण में गैस का परिवहन खत्म हो जाता है। पहला चरण फेफड़ा से रुधिर में, और दूसरा रुधिर से उत्तक में, खत्म। गैस का परिवहन खत्म। अब गैस तो कोशिका में चला गया। अब कोशिका में क्या होगा दोस्तों? कोशिका में क्या होगा? कोशिका में जाने के बाद
दो क्रिया होगा। अभी कोशिका में प्रवेश करेगा और जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो दो क्रिया होगा। उसको कहते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय, कोशिका में जो होती है ऑक्सीजन के साथ व्यवहार, उसी को क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन क्या कहलाती है? जब कोशिका में प्रवेश कर जाती है ऑक्सीजन तो क्या होता है? तो दो क्रिया होती है। यहाँ पर देखो, इसमें ये जो पानी जैसा भरा है कोशिका में, गोल गोल संरचना है, इस पानी में क्या होती है? हम जो खाए पिए रहते हैं भोजन को, उससे हमको ग्लूकोज मिलता है। भोजन को सबसे सरल चीज में तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, पचाया जाता है, और वो सबसे सरल रूप क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को, सबसे सरल रूप ग्लूकोज को, ये यहाँ पर ऑक्सीजन के आने से पहले इसमें, ऑक्सीजन के आने से पहले इसमें, बिना ऑक्सीजन के, यूं कह लो बिना ऑक्सीजन के, इस जीव द्रव्य में क्या हो जाता है? पता है आपको क्या हो जाता है? यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की घटना घटती है। ग्लाइकोलाइसिस की घटना घटती है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं हम आपको क्या? जीव द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, क्या? कोशिका द्रव्य में बिना ऑक्सीजन के क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस की घटना घटती है। ग्लाइकोलाइसिस की घटना घटती है। इस ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी ऊर्जा बनती है। 4 एटीपी ऊर्जा बनती है। ठीक है? क्या? कौन बना? ग्लूकोज जो आपका पहले खाए पिए भोजन से थे, उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। उस तोड़ने को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लूकोज को हमने जब तोड़ा तो ग्लाइकोलाइसिस की घटना घटी। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस मिलता जुलता नाम। तो कितने ऊर्जा बना? 4 एटीपी। लेकिन ये बिना ऑक्सीजन के तोड़े हैं। बिना ऑक्सीजन के कहां तोड़े हैं? तो जीव द्रव्य में। ये आंतरिक श्वसन पढ़ रहे हो अभी आप। 4 एटीपी। इस 4 एटीपी में क्या होता है दोस्तों? 2 एटीपी जो है, 4 एटीपी में से 2 एटीपी जो दोस्त है वह पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। 2 पायरुविक अम्ल में। समझे दोस्तों? इस 2 एटीपी में से 2 एटीपी किस में बदल गया? 2 पायरुविक अम्ल में। आप 2 गो बच गया। 2 गो का लाभ हो गया। बच गया मतलब लाभ हो गया। समझे? 2 बच गया मतलब लाभ हो गया। ठीक है? 4 एटीपी से 2 गला, तो वह टोटल ग्लाइकोलाइसिस की घटना में कितना एटीपी बनती है? 4। बचा कितना? लाभ कितना हुआ? 2। खर्च कितना हो गया? 2। व्यय कितना हो गया? 2 में व्यय के क्या बन गया? पायरुविक अम्ल। ठीक है? अब ये पायरुविक अम्ल, ठीक है, ये पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन जैसे ही आएगा कोशिका में तो उसके साथ घूमने के लिए चल जाएगा मिटोकॉन्ड्रिया में। जा तो जबरदस्ती ब्याह करा दे, तो बेसी दुल्हा से घूमे छो, तो है कि नहीं? तो 2 पायरुविक अम्ल जो था, इसको भी कौन लेके चल दिया? अब ऑक्सीजन आ गया ना कोशिका के अंदर, वह लेके चल दिया मिटोकॉन्ड्रिया में। कहा? मिटोकॉन्ड्रिया में। कहा है दोस्तों? और मिटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होता है वो ऑक्सी श्वसन होता है। क्या? ऑक्सी। बिना ऑक्सीजन के यहां श्वसन हुआ है, इसको बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं? अनॉक्सी। अनॉक्सी श्वसन कहाँ कंप्लीट हुआ? अनॉक्सी श्वसन जीव द्रव्य में। कहाँ? ये कोशिका द्रव्य में। कहाँ कंप्लीट हुआ? कोशिका द्रव्य में अनॉक्सी श्वसन। ठीक है? कोई दिक्कत? कोशिका द्रव्य। लेकिन ऑक्सी श्वसन कहाँ होगा? मिटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पहुंची मिटोकॉन्ड्रिया में, और साथ में क्या पहुंचा? 2 पायरुविक अम्ल भी, जो यहाँ बना था, पानी में बना था ना, वो भी पहुंचा। और वो पायरुविक अम्ल के साथ जैसे ऑक्सीजन की लड़ाई होती है मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऑक्सीजन मिल करके जैसे उसका जो है सो प्रक्रिया चालू होती है, क्रेब्स चक्र। क्या चालू होती है? क्रेब्स चक्र। तो मिटोकॉन्ड्रिया में क्या चालू होती है दोस्तों? मिटोकॉन्ड्रिया में आपको क्रेब्स चक्र चालू होती है। क्या? क्रेब्स चक्र। और इस क्रेब्स चक्र में जो 2 पायरुविक अम्ल था, उसमें से एक पायरुविक अम्ल 18 एटीपी ऊर्जा बनाएगा। कितना बनाया? 18। तो 2 है, तो फिर दूसरा पायरुविक अम्ल है, वो कितना बनाएगा? 18 एटीपी। टोटल कितना हो गया? 36 एटीपी।
दुगो आपको लाभ पहले से है, दुगो लाभ पहले से है, तो 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 एटीपी। कितना होगा 38 एटीपी। देखिए 38 एटीपी, इसी एटीपी को हम क्या कहते हैं 38 एटीपी को ऊर्जा कहते हैं या एक ग्लूकोज कहते हैं, एक ग्लूकोज कहते हैं। और ये ओरिजिनल ग्लूकोज है, ये जिसका शरीर यूज करता है, ये ऊर्जा है, ओरिजिनल ऊर्जा है ये, है ना। आप नाम कुछ दे दो, पहले से हम ग्लूकोज खा रहे हैं, वो ग्लूकोज आपका काम नहीं आता है शरीर को, शरीर उसको अपने स्टाइल में तोड़ता है, इस स्टाइल में, ये इसका ओरिजिनल है। देखा दोस्तों क्या कि 38 एटीपी है, जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया में तैयार हुआ 36 एटीपी। 18 36 हुआ ना, एगो पायरुविक टूटा 18 में, दूगो पायरुविक 18 में, लेकिन ये पायरुविक बना तो था इसमें कोशिका द्रव में, लेकिन टूटा कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 18 दूना 36, इसका दूगो बच गया था पाइन वाला, जो कोशिका द्रव है उसका 18 दूना 36। इस तरह से आंतरिक श्वसन खत्म हुआ और 38 एटीपी ऊर्जा बना दिए। अब उस ऊर्जा को लेकर आप घूमिए, लड़ाई करिए, बतियाइए, भाषण मारिए, जो करना है करिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात याद रखो, आप अब सर इतना बना दिए, सर जी दौड़ते दौड़ते इसमें हमको दुखने क्यों लगता है मसल्स में, ये पायरुविक अम्ल था ना, वह पायरुविक अम्ल अगर माइटोकॉन्ड्रिया में गया है और ऑक्सीजन भरपूर मिला है तो ऑक्सीशोषण होगा और तब वो ऊर्जा बनाएगा। कितना ऊर्जा 18 एटीपी एगो से, फिर एगो से 18 दूना 36। तो अगर ऑक्सीजन भरपूर है तो वो पायरुविक अम्ल किस में बदल जाएगा ऊर्जा में। अगर ऑक्सीजन की अभाव हो गई तो वह पायरुविक अम्ल जो है ऊर्जा में नहीं बदलता, पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें लैक्टिक अम्ल में। तो बोलो ये जो पायरुविक अम्ल है दोस्तों, पायरुविक अम्ल है क्या, यहां क्वेश्चन लिखता हूं, पायरुविक अम्ल वे ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में जंतु में यानी मानव में किसमें बदल जाता है, यह लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड क्या करती है, आपको थकान करती है मांसपेशी में, मांसपेशी में, हाँ अक्सर देखी जाती है मांसपेशी में थकान होती है। ये तो ये मानव का हुआ, क्योंकि दौड़ते रहते हो तो आपको सांस कम जाता रहता है और जल्दी जल्दी ऊर्जा बनानी रहती है, कोशिका में जल्दी फुर्ती आ जाती है और कोशिका को उतना ऑक्सीजन जाता नहीं, क्योंकि आप तो थक जाते हो सांस लेते लेते, तो लैक्टिक एसिड बन जाती है। लेकिन ये तो हुआ मानव में। और पेड़ पौधा में क्या होता है दोस्तों, पेड़ पौधा, पेड़ में, हाँ पेड़ पौधा में क्या होता है, जैसे तारा गाछ है, आप देखे होंगे इसमें पेड़ पौधा में ये ऑक्सीजन के अभाव में जो श्वसन होती है, पायरुविक अम्ल टूट जाता है अल्कोहल में। पायरुविक अम्ल किसमें टूट जाता है, अल्कोहल में। पायरुविक अम्ल अल्कोहल में, अल्कोहल में टूट जाता है, अल्कोहल दारू में टूट जाता है, किसमें, दारू में है। गाछड़ी में ये लाशा गोंद ये सब खा लोगे तो नशा गंध थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि नशा आ रहा है इससे। आम में देखते हो, आम को अगर उसको काट के बढ़िया से नहीं फेंकोगे तो उसमें अल्कोहल की मात्रा रहती है। कैसे अल्कोहल बन गया, ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल किसमें टूट जाती है किसमें, अल्कोहल में। पेड़ पौधे में, मानव में किसमें टूट जाती है, लैक्टिक एसिड में बदल जाती है, लैक्टिक एसिड में बदल जाती है। कोई दिक्कत, आपने पूरा बात पढ़ा कि नहीं। अब दोस्तों ये देखो कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है, अपचयी प्रक्रिया है। अपचयी मतलब तोड़ ताड़। क्या होता है, जो खाते पीते हैं ना भोजन, जैविक पदार्थ, जैविक मतलब होता है पेड़ पौधा, या जो आराम से पच जाए, मिट्टी में मिल जाए, उसको जैविक पदार्थ। पत्ती पन्नी लाखों साल में भी नहीं मिट्टी में मिलती है, उसीलिए वो अजैविक पदार्थ है। लेकिन जैविक जो मिट्टी में मिल जाए तो जैविक पदार्थ हुआ जो टूटता है और टूट करके ऊर्जा देता है। तो अब ये अपचयी में क्या होता है, जैविक पदार्थ के टूटने से, जैविक पदार्थ के टूटने से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा। ठीक है। आंतरिक श्वसन में क्या हुआ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब चला रहे हैं। भोज पदार्थ जो खाए पिए थे वह ग्लूकोज बना था, उस ग्लूकोज को आंतरिक में श्वसन के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद, जैसे ऑक्सीजन को मिला तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल बनाया और ऊर्जा बनाया। यही ऊर्जा था 38 एटीपी। लेकिन दोस्तों केवल ऊर्जा नहीं, साथ में देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। पूरी कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, ऊर्जा भी, दोनों बनती है ऑक्सीशोषण से माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कार्बन डाइऑक्साइड रखोगे, संपत्ति है कि बाहर निकालोगे, उसको बाहर निकालो।
तो वह बाहर खोखोर के निकालते हैं और फेफड़ा में जमा होता है 4%। कितना खोखोर के? 4%। और सांस लेकर फिर बाहर फेंक देते हैं, गरम गरम लगता है। कोई दिक्कत नहीं, ये भी समझ गया आपने? कोई दिक्कत नहीं आपको, है कि नहीं? आप ये वाला लाइन समझो, फेफड़ा से कैसे रुधिर में जाती है। तो फेफड़ा में जो है, अब थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, फेफड़ा में आप चाहो तो यहां से स्टॉप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बता देता हूं। फेफड़ा में ऑक्सीजन का दबाव रहता है 100 mmHg, सॉरी Hg mmHg रहता है। इसको उल्टा लिखो, mmHg। इतना प्रेशर रहता है फेफड़ा में, जबकि बदन में रहता है कितना? 37 mm। किसका? तो ऑक्सीजन का। तो बताओ, ऑक्सीजन ज्यादा से कम क्यों जाएगा कि नहीं? इसलिए फेफड़ा से रुधिर में चला जाता है, और रुधिर से कहां चला जाता है? कोशिका में। ठीक उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर फेफड़ा में जो है सो कम रहता है, और शरीर वाले नस में ज्यादा रहती है। तो उधर से फेफड़ा किधर आ जाता है? उधर से कार्बन डाइऑक्साइड किधर आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर से किधर आ जाएगा? फेफड़ा में। क्योंकि फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर यानी दाब कम है, फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड कम रहती, इसीलिए उधर से इधर आ जाता। लेकिन फेफड़ा में ऑक्सीजन ज्यादा रहता, इसीलिए फेफड़ा से ऑक्सीजन शरीर की ओर जाती। ठीक है, ये भी आप समझिए बात को, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसमें कोई बात नहीं है। प्लाज्मा एक लास्ट पॉइंट है कि उधर से जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो केवल हीमोग्लोबिन ही लाती है। जी नहीं दोस्तों, हीमोग्लोबिन तो केवल 10 से 20% लाती है, 10 से 20% लाती है कार्बन डाइऑक्साइड को। और कौन लाता है? तो जल में घुलकर, जो जल बना है ना यहाँ पे ऊर्जा के साथ, इस जल में घुलकर आता है, जल में भी घुलकर आता है। ठीक है, हाँ, जल में, ये प्लाज्मा वाले हिस्से में जल में घुलकर आता है उसमें। ठीक है, जल में घुलकर आएगा। सबसे ज्यादा 70% उधर से लौटते वक्त में किसके साथ आता? बाइकार्बोनेट्स के साथ। बाइकार्बोनेट्स यहां लिखा हुआ नहीं है, आप लिख सकते हैं बाइकार्बोनेट्स। तीन चीज के साथ लौटता है, एक वो हीमोग्लोबिन कुछ लेके आता, कुछ प्लाज्मा लेके आता, कुछ सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट्स लेके आता है। अब पूरा लेकर के फेफड़ा में रख दिया, अब फेफड़ा से आप फेंक लेते हो। पहले तो लाएगा कहां पे? हार्ट में, हार्ट के साथ भेजेगा फेफड़ा से फेंका जाएगा। ठीक है, बात बुझे कि नहीं? आप लोग कोनो सामान ले लेते हैं तो डायरेक्ट चल जाते हैं आप होलसेलर ला कि जाते हैं खुदरा विक्रेता के पास। वैसे ही पूरे शरीर से आएगा होलसेलर हृदय ला, और हृदय भेजेगा इसके पास, फेफड़ा के पास। ठीक है ना, पूरा आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने ये आज का टॉपिक पूरा खत्म किया। क्या चीज? श्वसन तंत्र में एक ग्राम ग्लूकोज टूटता है जो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है। किसमें? तो ग्लूकोज से। वसा में 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है, जबकि प्रोटीन में 4.3, 1 ग्राम प्रोटीन टूटने से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें मिलती है? तेल में, फैट में, वसा में। इसीलिए कोई लोग तेल खा रहा है, फैट खा रहा है तो जल्दी फूल जाएगा, मोटा जाएगा, है ना। मांस के जो ये कॉड होता है, लीवर होता है, उसमें भी तेल की मात्रा ज्यादा होता है। उसको खाने से, मांस खाने से लोग फौरा आ जाता है। अरे तो तेल चीज खाने से ज्यादा ऊर्जा मिलती है, इसलिए ज्यादा फौरा आ जाता है, मोटा आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। कार्बन डाइऑक्साइड उधर शरीर के उधर से आती है फेफड़ा की ओर, जबकि ऑक्सीजन फेफड़ा से जाती है शरीर की ओर। तो दोनों का दिशा क्या है? एक दूसरे का उल्टा। क्या है उल्टा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रवाह क्या है? एक दूसरे की उल्टा। इधर से जाता है ऑक्सीजन और उधर से आता है ऑक्सीजन, तो दोनों का दिशा क्या है? उल्टा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत ना। अब बताओ, ग्लाइकोलाइसिस समझ गया। ग्लाइकोलाइसिस जो हुआ था इस जीव द्रव में, कोशिका द्रव में वह मेयर हाफ ने किया था। सर्वप्रथम इसकी अध्ययन किया था, सर्वप्रथम इसको खोजा था। इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्रेब्स चक्र जानते ही हो इसको। क्रेब्स चक्र को साइट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, उसको साइट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं। अब बीमारी का देख लो। बीमारी, एक दम्मा
फेफड़ा में दिक्कत आएगी सांस लेने में तो दमा दमा हो जाएगा, है ना, दमा हो जाती है। इसमें क्या होता है, कवक फंगस ये सब जो है सो आपको बैठ जाता है, सांस लेने में दिक्कत करती है, प्रोटोजोआ सब, ठीक है ना। दमा, सांस लेने में दिक्कत है उसको दमा। वात स्फीति क्या कहते हैं, एम्फीसीमा, वायु कोष्ठक, जो ये वायु कोष्ठक था आपका, वायु कोष्ठक था ना अंगूर की गुच्छे की तरह, वायु कोष्ठक अंगूर की गुच्छे की तरह, यह वायु कोष्ठक की दीवार जो है सो नुकसान कर जाता है, क्षति हो जाती है, क्षति। अगर ये दीवार खराब हो जाए तो सांस लेने की क्षमता घट जाएगी आपको, दीवार खराब हो जाए तो इसको कहते हैं हम वात स्फीति, एम्फीसीमा कहते हैं, एम्फीसीमा। अगर ये वायु कोष्ठक यानी एल्वियोली की दीवार खराब हो जाए तो क्या कहते हैं, एम्फीसीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीसीमा, दीवार नष्ट, इसकी दीवार नष्ट हो जाने पर, समाप्त हो जाने। इसके बाद एक और बीमारी थैलीसीमिया, थैलीसीमिया यह अनुवांशिक रोग है। क्या है, एक अनुवांशिक रोग है। यह कहते हैं थैलीसीमिया में, इसमें जो है सो हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा घट गई तो आप ही बताइए ना, ऑक्सीजन को लेके जाएगा कौन पूरे शरीर में, हीमोग्लोबिन घटा इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा घट गई, ऑक्सीजन घट जाएगा तो पूरे शरीर में खाना नहीं बनेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको, आपका शरीर धहर पहर जहां तहां गिरेगा, है कि नहीं। तो थैलीसीमिया रोग में ग्लोबिन नहीं बनती, थैलीसीमिया में ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाने से ऑक्सीजन की प्रवाह घट जाती है, पूरे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ये भी रोग समझा। और थैलीसीमिया क्या, एक अनुवांशिक रोग है। इस तरह से आपने पूरा जानकारी लिया। दोस्तों अब कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। हीमोग्लोबिन में दो तरह की प्रोटीन पाई जाती है, एक है हिमेटिन प्रोटीन, एक है ग्लोबिन प्रोटीन। क्या है, हिमेटिन और ग्लोबिन। हिमेटिन प्रोटीन में लोहा की मात्रा होती है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन के कारण रंग लाल हो जाता है। तो हिमेटिन, जो हिमेटिन है, हिमेटिन या एक प्रोटीन है जो किसमें पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में, मिलता जुलता है हीमोग्लोबिन में हिमेटिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, जो ग्लोबिन प्रोटीन है वह आपको किसी तरह की रंग प्रदान नहीं करती है, वह रंगहीन होती है ग्लोबिन प्रोटीन। तो दोनों प्रोटीन से ग्लोबिन और हिमेटिन किसकी प्रोटीन है, तो समझ गए, हीमोग्लोबिन की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इसके साथ आप अपना ख्याल रखें, कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, खुश रहो, ठीक है।